नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं प्रफुल्ल विठलानी, चेयरमैन हैं आइस्टा के, ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के। हेमंत शाह हैं को फाउंडर एंड डिप्टी सीईओ एग्री मंडी के। बीरेन वकील साहब हैं पैराडाइम कमोडिटी के। और भाविक पटेल हैं ट्रेड बुल्स के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं चीनी की, क्योंकि आप देखिए अगले हफ्ते दिवाली है और पूरा फेस्टिवल सीजन अभी चल रहा है और त्योहारों के दौरान चीनी पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। और चर्चा इतनी हो रही है, कई बार जब ग्लोबल मार्केट में दाम बढ़ते हैं तो इंडियन मार्केट को लेकर भी चर्चा होने लगती है, क्या यहाँ पर भी दाम और तो नहीं बढ़ जाएंगे। तमाम तरह की खबरें आ रही हैं। इन डेप्थ एनालिसिस होगा शुगर के ऊपर की एक्चुअल सिचुएशन है क्या, और क्या त्योहारों के दौरान चीनी को लेकर चिंता करनी चाहिए, इसी पर हम बात करेंगे। प्रफुल्ल जी, पहला सवाल सर मेरा आपसे ही, और उस सवाल से पहले मैं एक बात जानना चाहता हूं जानकारी के लिए भी आपसे, कि अभी आपका आइस्टा का चुनाव हुआ जैसा कि मुझे मालूम हुआ, तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप फिर से चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। ये खबर ठीक है, फिर से आप चेयरमैन नियुक्त हुए हैं सर? हाँ जी सर, थैंक यू वेरी मच। फैमिली है आहिस्ता, कोई इलेक्शन नहीं है। डिफरेंट ऑफ ओपिनियन रहता है, कुछ ज्यादा नहीं रहता है। अच्छा। और अच्छा है, ये फोर्थ टाइम में चेयरमैन हुआ हूँ अनपोस्ट। निर्विरोध और निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं आप, हैं? हाँ कोई जी। अपोज ही नहीं कर रहा सर आपका शुगर में, मतलब कैसे काम चलेगा ऐसे? कोई अपोज हाँ नहीं जी। आपका? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ओपोज का नहीं, लेकिन ये एक फैमिली एसोसिएशन है। यहाँ पे हम लोग, जैसे कि हमारे को अभी इंटरव्यू में हेमंत भाई है, ये अच्छा, सब हम फैमिली मेंबर्स है। ठीक कोई है। ओके। एक काफी लंबा सफर सबने तय किया हुआ है, राइट। तो कोई ठीक खास है, नहीं तो रहता है। चलिए, ये तो खैर अच्छी बात है, चलो आपको बधाई। लेकिन हाँ अब मैं जी। आता हूँ मूल सवाल पे, कि जो अभी इस्मा का एक ताज़ा अनुमान आया और जिसमें यह कहा गया कि 2023-24 में चीनी का उत्पादन 8% घट सकता है और 337 लाख टन का उत्पादन का अनुमान इस्मा ने जताया है। लास्ट ईयर 366 लाख टन का उत्पादन हुआ था। क्या इस 8% की गिरावट से उत्पादन में कोई चिंता करनी चाहिए प्रफुल्ल जी, या आपको लगता है कि 8% घट भी जाए तब भी हमारी डिमांड के मुकाबले सप्लाई पर्याप्त बनी रहेगी? देखिए, बहुत अच्छी बात तो ये हुई थी कि मेरे ख्याल से कोई एक 15-20 दिन पहले संजीव चोपड़ा जी, जो हमारे फूड सेक्रेटरी है, उन्होंने बताया था कि 1 अक्टूबर को हमारे पास ओपनिंग स्टॉक 57 लाख मीट्रिक टन है। तो जो काफी अच्छा स्टॉक है, जो करीबन 55 से 60 लाख टन होना चाहिए, तो बैलेंस है। जहाँ तक हमारा इस का व्यू है, हमारे पास चीनी करीबन 290-310 लाख टन का उत्पादन होगा। एक रेंज है अभी शुरुआत में तो। क्योंकि चीनी में एग्ज़ैक्टली कितना उत्पादन होगा, कितनी अवेलेबिलिटी होगी, ये सब हम जनवरी महीने में कह सकते हैं। अ, अभी हम तो कोई आगाही नहीं कर रहे कि कितना प्रोडक्शन होगा या क्या होगा, क्योंकि ये अभी 2 चैप्टर काम करेंगे। पहला तो एक तो रिकवरी और यील्ड, और उसके बाद क्या इथेनॉल के दाम रहते हैं और क्या चीनी के दाम रहते हैं। ये दोनों चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल रहती है। अगर गवर्नमेंट जो 5% इथेनॉल का रेट बढ़ाने की इच्छा रखती है, ऐसे न्यूज़ जो आ रहे हैं, तो वो कब आएगा और कितना आएगा? और जैसे ब्राज़ील में है कि चीनी का उत्पादन चेंजेस हो सकता है और इथेनॉल का हो सकता है, तो हमारे यहाँ भी हम लोग काफ़ी मैच्योर हो चुका है इंडिया। तो इंडस्ट्री कौन-सी पैरिटी पे चीनी ज़्यादा बनाती है या इथेनॉल ज़्यादा बनाती है? तो इस हिसाब से जब-जब होगा, मेरे ख्याल से एवरी मंथ उसको री अपने को सोचना पड़ेगा, और सही अनुमान तो जो है जनवरी महीने में ही मालूम पड़ता है। जैसे कि आपने देखा कि जी। काफ़ी हवा चल रही थी गरम कि इंडिया एक्सपोर्ट बैंड कर देगी, लेकिन वो एक्सपोर्ट बैंड तो हुआ नहीं, और कोटा मैकेनिज़्म को चालू रखा है। तो गवर्नमेंट फ़रवरी में ये भी देखेगी कि समझो यहाँ पे जो भी अनुमान लगाया जाता है, उसमें समझो 5-10% बढ़ गया प्रोडक्शन,
तो एक्सपोर्ट भी खुल सकता है फरवरी में। अगर 5-10% गिर गया तो थोड़ी दिक्कत भी आ सकती है, लेकिन ये सब पर अभी चीजें जो बैन है ही है वो ना अगले जान। आदेश तक, प्रफुल्ल जी। अगले हाँ जी। आदेश तक तो एक्सपोर्ट बैन ही है ना सर? नहीं नहीं। ना, ये एक्सपोर्ट बैंड एक अलग रहता है डीजीएफटी का, अच्छा। और एक रहता है कि जो कोटा मैकेनिज्म पे रहता है। वो बैंड यानी ऐसा है कि भी रिस्ट्रिक्टिव है। ये इसको बैन नहीं किया जाता है, इसको बोला जाता है रिस्ट्रिक्शंस में है। तो उसको वापस खोल भी सकते हैं। तो ठीक है। ये हाँ। फरवरी में खुल भी सकता है अगर अच्छा। उत्पादन अच्छा होता है तो। ओके। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? मैं देखिए ऐसा आता है हूं सर आपके मृत्युंजय पास। जी। ये आपने अच्छा बताया कि ये लोगों को समझना चाहिए, टेक्निकल वर्ड है कि बैन नहीं है, और जैसा प्रफुल्ल जी ने कहा कि अगर उत्पादन अच्छा रहा तो ये खुल भी सकता है। तो हेमंत शाह जी, अब मैं आपके पास आता हूं। आप जरा बताइए सर, चीनी कीमतों को लेकर बहुत चर्चा होती है। आप जरा बताइए, आज की डेट में अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे यहाँ डिमांड सप्लाई के सिचुएशन को देखते हुए शुगर प्राइस क्या अभी कंट्रोल में रहेंगे, या आपको लगता है कि शुगर प्राइस के मोर्चे पर भी थोड़ी टेंशन हो सकती है? जी नमस्ते मृत्युंजय जी। शुगर प्राइस की अगर बात करेंगे हम्म। तो हमने पिछले 3-4 महीने से जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है, और अगर हम ग्लोबल मार्केट को अगर कंपेयर करेंगे तो ग्लोबल मार्केट में करीबन चीनी की प्राइस जो है वो करीबन 35-40% बढ़ गई है। लेकिन अगर हम डोमेस्टिक में अगर देखेंगे तो डोमेस्टिक में इतना ज्यादा उछाल नहीं आया है। डोमेस्टिक में बल्कि 5 to 7% का ही हमने उछाल देखा है। और वो उछाल क्यों देखा है? क्योंकि गवर्नमेंट की जो एक्शन है उस हिसाब से गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरह से शुगर के प्राइसेस को कंट्रोल किया है। अब बात करते हैं कि आगे प्राइसेस क्या रहेंगे। सो अब जो है वो क्रशिंग सीजन भी अभी स्टार्ट हो रहा है। अभी आने वाले टाइम में अभी एक हफ्ते के बाद सप्लाई भी बहुत तेजी से मार्केट में अवेलेबिलिटी भी रहेगी। और हमें तो बल्कि ये लग रहा है कि आने वाले टाइम में प्राइसेस जो है वो 2 से 3% करेक्ट होने चाहिए। अच्छा, तो आपको लगता है कि आने वाले वक्त में 2 से 3% चीनी के दाम कम हो सकते हैं? प्रफुल्ल जी, आप एग्री करते हैं क्या? आपको भी लगता हाँ है कि हाँ अभी 2-3% की गिरावट चीनी कीमतों में आ सकती है? हाँ, आ आपका अनुमान? सकती है। एकदम सही बात है हेमंत जी की। हम्म। क्योंकि जब नई सीजन चालू होती है तो हमारे कोई 15 से 20% फैक्ट्रीज जो है, जो मैन्युफैक्चर करते हैं, उनके पास लिक्विडिटी की क्रंच रहती है। और लिक्विडिटी की क्रंच के लिए वो जो गवर्नमेंट ने कोटा दिया रहता है उससे भी ज्यादा चीनी बेचते हैं, और फंडिंग भी चीनी बाहर आती है। तो उस हिसाब से हमेशा देखा गया है कि 15 नवंबर से लेके 15 फरवरी तक चीनी के दाम सीजनल प्राइस के हिसाब से डाउन रहते हैं, और फरवरी के बाद वो ऊपर की तरफ जाना चालू होते हैं। बल्क तो डिमांड ये भी तो कम रहती होगी, जैसे कोल्ड ड्रिंक कंपनियों की बाकी है ना सर, ठंड में? हाँ हाँ, ये हम्म। सीजनल प्रोडक्शन की है। हम्म। जो कोल्ड ड्रिंक्स की रहती है वो ऐसा है कि ठंड है तो ठंड में ठंडा कम पीते हैं, ये चीज होती है। यहाँ ये होता है कि प्रोडक्शन जो है चीनी का सिर्फ 5 महीना रहता है और कंजप्शन 12 महीना रहता है। जब प्रोडक्शन रहता है तभी सप्लाई थोड़ी बढ़ जाती है, इवन थोड़ी आउट ऑफ कोटा भी आ जाती है चीनी बाजार में, तो उस हिसाब से ये दाम कम रहते हैं हमेशा। ओके, ठीक है। तो अब जरा एक बात बताएं हेमंत जी आप, कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपने कहा कि चीनी के दाम अभी नहीं बढ़ेंगे, लेकिन सरकार चीनी को लेकर चिंतित है और बार बार सरकार की तरफ से प्रयास भी किए जाते हैं कि कंट्रोल में रहे प्राइस। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि इस वक्त डिमांड के मुकाबले सप्लाई की स्थिति क्या है आज की डेट में, तो आप क्या कहेंगे? जी देखिए, सरकार बिल्कुल चिंतित थी। क्योंकि जो जिस हिसाब से अल नीनो ने जो इंडिया को इम्पैक्ट किया है, कि जिसमें ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडिया का प्रोडक्शन कम होगा, तो इससे क्या है कि एक ग्लोबली अवेलेबिलिटी भी उसकी डेफिसिट रहेगी। इंडिया में प्रोडक्शन कम के चलते सेंटीमेंट भी पॉजिटिव हो रहा है, और आने वाले टाइम में वो फेस्टिवल सीजन्स भी चल रही थी, तो वो हिसाब से गवर्नमेंट की ओर से सारे प्रिवेंटिव स्टेप्स हमने देखे। लेकिन अगर सप्लाई और डिमांड की अगर बात करेंगे तो हमारे पास सप्लाई की बिल्कुल भी कमी नहीं है। अगर 1 अक्टूबर का अगर ओपनिंग स्टॉक देखेंगे तो 5.7 मिलियन मेट्रिक टन का ओपनिंग स्टॉक है, जो कि पर्याप्त है। हम्म। और अब तो सीजन भी स्टार्ट हो रहा है, तो अब हम्म। तो गवर्नमेंट, क्योंकि ठीक है। अभी सप्लाई भी मार्केट है, तो अच्छा, अभी ओके। प्राइस को लेकर के अभी किसी को चिंता नहीं है। और सप्लाई को लेकर के अभी अवेलेबिलिटी भी हमारे पास पर्याप्त है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि सप्लाई को लेकर कोई दिक्कत नहीं है प्रफुल्ल जी, लेकिन जो ये बात ये कह रहे हैं कि 1 अक्टूबर को हमारा जो ओपनिंग स्टॉक है
57 लाख टन, ये ठीक है सर ये आंकड़ा 57 लाख टन वाला, तब कुछ कम हाँ ज्यादा हाँ, आपको लग रहा है? गवर्नमेंट ने अभी डिजिटलाइजेशन कर दिया है। आज से 1 साल पहले सब लोग लिख के भेजते थे, तो 1 महीना लगता था। अभी डिजिटलाइजेशन में 10 दिन में उनके पास स्टॉक आ जाता है। तो जो 57 लाख टन है वो गवर्नमेंट ने कहा, वो गवर्नमेंट का वर्ड है, 100% कोई डाउट नहीं है। ओके। अच्छा, क्रशिंग भी सर आज से मेरे ख्याल से क्रशिंग का सीजन आज से शुरू हुआ, राइट प्रफुल्ल जी? आज से क्रशिंग की सीजन तो चालू कैसा हुई है। रिस्पांस आप देख रहे हैं? अभी ठीक ठाक क्रशिंग हो जाएगी? क्योंकि अगर मान लीजिए चीनी की ज़रूरत है तो थोड़ी ऐसा हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा क्रशिंग हो जाए जल्दी? नहीं, ये इतना जल्दी कोई ज्यादा हो जाएगा ऐसा तो नहीं है, पर इस समय जैसे कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो ड्रॉट की सीजन होने से जो गवर्नमेंट ने ये किया था कि 1 नवंबर के पहले चालू नहीं करने के, तो उसमें कुछ साइंटिफिक रीजंस भी रहते हैं। ये रहता है कि अगर जब तक केन मैच्योर नहीं हुआ उसके पहले क्रशिंग करने से यील्ड और रिकवरी कम आती है, और अगर हम 1 नवंबर के बाद उसको करते हैं तो अच्छा होता है कि वो रिकवरी यील्ड अच्छी मिलती है। जी, बाकी ओके। कोई ऐसा जो अभी कैपिटलाइजेशन यानी जो यूज है कि कितनी क्रशिंग लास्ट ईयर हो रही थी और ये साल कितनी हो रही है, कितनी फैक्ट्रियां चालू हो रही है, ये नवंबर एंड तक पता चलेगा। अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ गया है हाँ। तो हो सकता है कि चीनी ज्यादा आवे, पर एक बात 100% है कि यहाँ से कोई तेजी अगले 2 महीने तक तो नहीं दिख रही है ओके, चीनी के ये अंदर। आपने बहुत बड़ी बात कही। अगले 2 महीने तक कोई तेज़ी नहीं है चीनी की कीमतों में, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। हेमंत जी, आखिरी सवाल आपसे मैं पूछूंगा। आपने कहा कि 2-3% चीनी के दाम कम हो सकते हैं, तो क्या ऐसे में आपको भी उम्मीद है, जो बात प्रफुल्ल जी ने कही कि हो सकता है कि अगर आगे उत्पादन बढ़ जाए तो एक्सपोर्ट भी ओपन कर दिया जाए, आप भी ये उम्मीद कर रहे हैं, या आपको लगता है कि फिलहाल एक्सपोर्ट की उम्मीद नहीं करनी चाहिए? सर, हमें ये लगता है कि जिस हिसाब से एग्री मंडी का जो रिसर्च है और जिस हिसाब से हमारे जो प्रोडक्शन फिगर है वो है 30 मिलियन मैट्रिक टन का। सो अगर ये हिसाब से, वो तो जनवरी में ही हमें पता चलेगा कि ये जो एस्टिमेटेड जो लगाया जा रहा है वो रियलिटी में कितना आ रहा है। लेकिन अगर प्रोडक्शन बढ़ने की उम्मीद काफी कम है तो अभी तो हम लोग, इंडिया जो है अभी रेडी नहीं है एक्सपोर्ट के लिए। लेकिन ये बात जरूर है कि अगर मान लो कि प्रोडक्शन के फिगर्स या प्रोडक्शन जो है अगर बढ़ता है तो बिल्कुल इंडिया सोच सकता है एक्सपोर्ट के लिए। बहुत शुक्रिया हेमंत जी आपका, और प्रफुल्ल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और शुगर के ऊपर डिटेल में बात करने के लिए कि क्या सिचुएशन है। एक हेडलाइन ये निकल रही है आप लोगों से बातचीत करके कि चीनी कीमतों को लेकर कोई पैनिक नहीं है। तो आप लोग भी अगर कहीं पर इस तरह की खबरें सुने तो उसके ऊपर, जैसे अभी हमारे दोनों एक्सपर्ट कह रहे हैं कि चीनी की सप्लाई को लेकर कोई दिक्कत नहीं है और चीनी के दाम बढ़ने वाले नहीं हैं, तो ये एक राहत की बात है त्योहारों के दौरान। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि आज के मार्केट में आपको क्या करना है। हमारे साथ बीरेन वकील हैं, भाविक पटेल हैं। बीरेन जी, गोल्ड पर मैं पूछूंगा, गोल्ड का मार्केट रिकवर हो गया सर? पहले तो आज गिरा था शुरुआत में, लेकिन अब 5 रुपए हरे निशान में आ गया है गोल्ड का मार्केट, फिर से 61,000 के करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है। क्या गोल्ड इस भाव पर खरीदना चाहिए सर, ट्रेड के लिहाज से? ट्रेड के हिसाब से आज फेड की मीटिंग है और आज एक बहुत बड़ा फेड का बॉन्ड ऑक्शन भी है $750 बिलियन का। तो जो लोग थोड़े पोजिशनल व्यू वाले हैं वो थोड़े साइडलाइन में है, बट किसी को शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना है 1-2 दिन के हिसाब से तो करंट लेवल पे या तो थोड़ा नीचे मीन 60-800 के आसपास बाय किया जा सकता है। 60-400 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और अप साइड में 61-200 61-300 का लक्ष्य रख सकते हैं। ये कल इवनिंग तक का इसका समय अवधि है। ठीक है भाविक जी, चांदी पर क्या व्यू सर आपका? सिल्वर में क्या करें? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, सोना के साथ आज चांदी में भी हमने थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली। आई थिंक अभी 545 को एक इम्पोर्टेंट ईडीबी का नॉन फार्म पे डेटा आने वाला है, तो मुझे लग रहा है कि अगर उसके बाद थोड़ी करेक्शन आती है चांदी की अराउंड 71,000 से 70,800 के करीब, तो लॉन्ग कर सकते हैं 71,800 के टारगेट के लिए और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 70,500 का। के अच्छा, क्रूड में एक बार फिर से तेजी बढ़ गई है। अक्टूबर में 10% बढ़ने के बाद आज के दिन आप देखिए कि करीब करीब 2% ऊपर है ब्रेंट, 2% से ज़्यादा ऊपर है नैमेक्स क्रूड और करीब करीब 2% की तेज़ी एमसीएक्स पर है कच्चे तेल में। तो बीरेन जी, क्या व्यू सर आपका क्रूड पर? क्रूड की वॉलेटिलिटी नहीं समझ आ रही है क्योंकि ये हेडलाइन ड्रिवन मार्केट हो गया। अब कोई वॉर या टेंशन की बात होती है तो बाजार चला जाता है ऊपर और फिर रिसेशन की कोई बात हुई तो वापस नीचे आ जाता है। तो
ऑप्शन ट्रेडर के लिए अच्छा है, बट प्लेइंग कॉल जिसको बोले बाई या सेल, इसके लिए मैं इसको अवॉइड करना चाहता हूँ। अच्छा, ठीक है, ओके, तो इस पर आप नज़र रखिए। अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। और पहला सवाल हमारे साथ महेश जुड़े हैं पहला सवाल लेकर, एमपी से, मध्य प्रदेश से। पूछिए महेश। सर मेरी चांदी में 72,600 की खरीदी, तो यहाँ से मुझे निकल जाना चाहिए, क्या करना चाहिए चांदी? 72,600 पर आपकी बाइंग है, क्या करना चाहिए भाविक जी? निकल जाएं या रुके रहें अभी? देखिए फेड की बैठक है और शायद अगर डोविश कमेंट आता है तो मुझे लग रहा है कि वापस 72,800 तक भी जा सकता है। ओवरऑल अगर चार्ट में देखें तो 70,600 का एक अच्छा सपोर्ट बन के आ रहा है, कि जहां से हमने देखा कि मिड ऑफ अक्टूबर से अभी तक एटलीस्ट वो लेवल है वो बना रहा है। तो 70,600 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे, अगर उसके नीचे जाता है तो निकल जाइए, वरना वेट कीजिए, वापस से एटलीस्ट 72,500 से 72,700 के करीब आ सकता है, तो वहां पे आप निकल जाइए। क्या अगला सवाल है गोगन का। पूछिए गोगन जी। सर मैं गुजरात से बोल रहा हूँ जी। सौराष्ट्र जामनगर जिले में हाँ से। और मैं तो 2-3 बार फोन किया है। एक ज बात सुनने के आते हैं तुम्हारे शो पे के जीरा में बढ़िया बुआई होगी, बढ़िया बुआई होगी, बढ़िया मूंगफली में पानी कम पड़ा तो बढ़िया कैसे बुआई होगी, અને इतना બધા क्यों है गिरा दिया बाजार सर, एना विषय थोड़ी। અને एक रिक्वेस्ट ये है कि तुम सर्वे करो कि पानी ज नहीं है। बात ठीक है आपकी। बीरेन जी बताएंगे। बीरेन जी तो आपकी भाषा भी ठीक से समझ रहे हैं। बीरेन जी बताइए क्या जवाब आपका इनके लिए, गोगन भाई के लिए? मैं करीबन 3,000 किलोमीटर घूम के आया हूँ, खुद जाके आया हूँ। ऑलमोस्ट एंटायर सौराष्ट्र मैंने कवर किया रिसेंटली। कुछ कुछ जगह पे पानी नहीं है, बट ये बात भी विदित होनी चाहिए कि जीरा को बहुत कम पानी चाहिए। और मैं इसके पहले भी बोल चुका हूँ कि जीरा का जो प्राइस है वो देखते हुए पैकेज वाटर से भी अगर इरिगेट किया जाए तो भी पड़ता बैठेगा। तो अगर वेदर 30 डिग्री के नीचे चला जाता है डे टाइम टेम्परेचर, तो बुआई में मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है। तो उनका जो कहना है कि पानी बिल्कुल नहीं है, उसमें भी मैं बहुत, क्योंकि मैं खुद सोलवेंट की टीम के साथ था ग्राउंड नट सर्वे में, तो साथ साथ मैंने कॉटन और जीरे के मामले में भी काफ़ी फील्ड वर्क किया था। ओके, ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। और चंद्रभान जुड़ रहे हैं हमारे साथ गंगानगर से। पूछिए चंद्रभान जी। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए। सर मैं किसान हूँ सर, मैं पूछ रहा हूँ सरसों का भाव आगे क्या हो सकता है सर, 1-2 महीने के लिए? बताइए भाविक जी, सरसों का प्राइस क्या हो सकता है आगे? भाविक पटेल, भाविक आप सुन? जी, क्योंकि ये जी बोलें। हाँ जी, क्योंकि ये किसान है तो आई थिंक बीरेन सर है वो ज्यादा अच्छे से एडवाइस दे सकते हैं। बताइए बीरेन सर। फिलहाल सरसों में बने रहना चाहिए। मौसम थोड़ा प्रतिकूल है और ये सीजन थोड़ी, कम से कम मेरे हिसाब से 3 वीक तो ऑलरेडी डिले हो चुकी है। प्राइस के हिसाब से यहाँ से 300 रुपया, 200-300 रुपया या मे भी 400 रुपया तक, 64-65 जयपुर 42 कंडीशन के हिसाब से आप इसको मानना, तो यहाँ से थोड़ा अपसाइड दिख रहा है। ओके, ठीक है, इस पे आप नजर रखिए। नेक्स्ट कॉलर इमरान है। पूछिए इमरान। सर मुझे क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में कुछ जानकारी चाहिए, अभी क्या करना चाहिए मेरे को? क्रूड इंटरनेशनल मार्केट में आपको कुछ जानकारी चाहिए, क्या जानकारी सर? ये अभी क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बीरेन जी बताइए सर, कच्चे तेल में क्या करना चाहिए? बिल्कुल ताजे भाव से फ्रेश मार्केट जो अभी करंट चल रहा है उसमें बाई किया जा सकता है। 6,780 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अपसाइड में फर्स्ट टारगेट 7070 रख सकते हैं और अगला उसके बाद का 7150 रख सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि ये बाई करके सामने पुट ऑप्शन का प्रोटेक्शन लिया जाए, क्योंकि इसमें प्लेन पोजीशन में स्टॉप लॉस ट्रिगरिंग काफ़ी होती है। ओके, नेक्स्ट कॉलर नितिन है हमारे साथ महाराष्ट्र से। पूछिए नितिन जी। नमस्कार सर, मैं नितिन मानी बात कर रहा हूँ सर। मेरा सवाल हल्दी पे है। जी। किसान में मेरे पास 2 क्विंटल हल्दी है सर,
अच्छा, तो कैसा रहेगा सर फ्यूचर आगे? हल्दी कैसा मूव हल्दी में रहेगा, तो बताइए भाभी जी, हल्दी का स्टॉक है इनके पास, क्या करना चाहिए इनको? देखिए हल्दी में अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक 1200 के करीब अगर देखें तो अच्छा खासा सपोर्ट भी आ रहा है। मुझे लग रहा है कि आई थिंक स्पाइस कॉम्प्लेक्स में अभी भी थोड़ी तेज़ी आ सकती है, तो वो थोड़ा वेट कर सकते हैं क्योंकि प्राइसेस मुझे लग रहा है कि वापस 14,200-300 के करीब आ सकता है। वहाँ पे एक बार आ सकता है तो वो अपनी पोजीशन मतलब जो उनका स्टॉक है वो बेचना शुरू कर सकते हैं। अमित हैं नेक्स्ट कॉलर गुजरात से, पूछिए अमित जी। जी सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। मेरा एक सवाल नेचुरल गैस के ऊपर है। मैंने 300 का 1 लॉट बाई किया है और 330 का 2 लॉट सेल किया है। मेरा कॉस्ट 1 रुपये का है जो कि 360 तक सेल है, तो मैं इसको होल्ड करूं या क्या करूं? सवाल दोहराएंगे अपना? 300 का 1 लॉट बाई किया हुआ है और 330 का 2 लॉट सेल किया हुआ है। अच्छा, 330 का 2 लॉट बेचा है, 300 का 1 लॉट बाई किया है। हाँ तो क्या सुझाव होगा भाविक जी इनके लिए आपका? देखिए उनकी पोजीशन तो फिर भी ऊपर की लग रही है क्योंकि उन्होंने एक कॉल बेचा और दूसरा 2 ऊपर के आई थिंक कॉल बेचे हुए प्रीमियम खाने के लिए। बट अभी भी मुझे लग रहा है कि जो इस हिसाब से वेदर फोरकास्ट हो रहा है उस हिसाब से वापस से 302 के 305 के करीब आ सकता है, तो उनकी पोजीशन बने रहना चाहिए। आई थिंक अगर फ्यूचर में वो 277 के नीचे जाता है तो उनकी जो पोजीशन है वो निकल जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर धनंजय है, पूछिए धनंजय जी। सिल्वर पर राय चाहिए। सिल्वर पर, ओके। बीरेन जी बताइए सर, चांदी पर क्या एक राय, डिटेल राय इनके लिए आपकी है? टेम्पररी थोड़ा अपसाइड रह सकता है। आज की फेड की मीटिंग और ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन बना हुआ है इजराइल फैक्टर का, टेम्पररी बाई साइड में रह सकते हैं। ठीक है, तो आप कहें कि टेम्पररी आप बाइंग के साइड में चांदी में रह सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर हरीश हैं, पूछिए हरीश। हाँ 72,600 में खरीदना। 72,600 पर आपकी बाइंग है। मेरे को ये भाव मिलेगा नहीं मिले? बताइए भाभी जी, 72,600 पर बाइंग है चांदी में इनकी। जी बने रहिए 70,600 के स्टॉप लॉस से। आज फेड की बैठक भी है, अगर कल गैप अप ओपनिंग होता है तो मुझे लग रहा है 72,300 से 400 तक वापस आ सकता है, तो उनकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। 70,600 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाविक जी आपका, बीरेन जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।